नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हो चुके हैं प्यारे साथियों आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, जो हम प्रॉपर आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए करवा रहे हैं। यहाँ पर साथियों हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को जानते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो उसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है मोटरसाइकिल, साइकिल और वाहन। प्यारे दोस्तों, इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जिसमें लिखा है निम्न में दो के विपरीत क्या है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखोगे तीसरे नंबर पासे में तो आपको 2 मिलेगा और इसमें 2 के हमें अपोजिट बताना है। तो दोस्तों हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि साथियों आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, डीएस सर ऑफिशियल नाम से है। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक स्पेशल थैंक यू आप सभी के लिए है प्यारे दोस्तों। आपका जो अपना परिवार है, आज उसने एक अचीवमेंट हासिल किया है, यानी कि आज हमारा परिवार 20,000 सदस्यों का परिवार हो चुका है। आज अपने चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान आप लोगों का है। यदि आप ना होते तो हम ना होते, या फिर कह सकते हैं हमारी मेहनत, आप लोगों की लगन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ठीक है, लर्न विद डीएस सर को जो आप लोगों ने प्यार दिया है इस तरह से बरकरार रखेंगे। थैंक यू एक बार फिर से, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ, यदि जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 एक बेहतरीन सा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है यदि 2 को ब्रैकेट सांकेतिक किया जाता है, 4 को बराबर, 9 को माइनस और 0 को प्लस, तो निम्नलिखित में से किसे इसके द्वारा संकेतिक किया जाएगा। यानी कि आपको कुछ चिन्ह दे रखे हैं, इनका हमें चिन्ह बताना है। तो प्यारे साथियों गौर से समझेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो, सवाल में बोला गया कि जो 2 है इसको हमने बड़े ब्रैकेट से संकेतिक किया है। वहीं पर जो 4 है, 4 को हमने बराबर से संकेतिक किया है। किससे प्यारे दोस्तों? बराबर से किया है। 9 को साथियों हम लोगों ने किससे किया है? तो याद रखेंगे माइनस से किया है। किससे? माइनस से। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे हमने 0 को किससे किया है भैया? 0 को हमने प्लस से किया है। और अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ हमें चिन्ह दिए गए हैं, इनका कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बराबर की पूछी है, उसके बाद में ब्रैकेट की पूछी है, उसके बाद में माइनस है, फिर प्लस है। तो भैया बराबर के सामने क्या था? आप बोलेंगे सर 4 था। ब्रैकेट के सामने क्या है भाई साहब? 2 है। माइनस के सामने क्या है? तो आप बोलेंगे सर 9 है। और प्लस के सामने क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 4290। क्या होगा साथियों? 4290। और 4290 विकल्प नंबर 3 में मिल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर होगा वो आपका विकल्प नंबर 3 होगा। आसान प्रश्न था, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाते हैं। पिछली बार आरपीएफ में ऐसे प्रश्न देखने को मिले थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें साथियों आप लोगों से पूछा गया है, क्या पूछा है कि यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? भाई साहब ब्लड रिलेशन का एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको देखेंगे। बी की जो माता है प्यारे दोस्तों, जो बी है इसकी जो माता है वो कौन है? आप लोग बोलेंगे ए है। भैया माता है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। इसके बाद बोला है ए का बेटा सी है। ए का बेटा सी कैसे बनेगा? वो भैया बी का भाई बन जाएगा। जो ए का बेटा है वो बी का भाई बन जाएगा, चूंकि बेटा है तो हम प्लस लगाएंगे। इसके बाद बोला है ई का भाई डी है। इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें ई और डी के बारे में इतनी जानकारी कहीं पता नहीं है। अगली लाइन देखते हैं, तो बोला है बी की बेटी ई है। भैया इस बी की जो बेटी है वो कौन है? आप बोलोगे सर ई है। ये बेटी है तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। इसके बाद अब पीछे की लाइन देखेंगे तो देखो क्या लिखा था? ई का भाई डी है। ई का जो भाई है प्यारे दोस्तों वो कौन है? आप लोग याद रखेंगे डी है। अब प्रश्न में पूछा गया है डी की दादी कौन है। भाई साहब अगर हम डी की दादी की बात करेंगे, ये रहा डी। डी की जो दादी होगी तो वो बोलेगा ये मेरी मम्मी या पापा, और दोस्तों यहाँ पर आपकी ए हो जाएगी दादी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। हमें चूंकि बी का कोई जेंडर पता नहीं है तो हम इसको एग्जैक्टली नहीं बनाएंगे, लेकिन जब दादी की बात आती है तो बी को हम पापा बना सकते हैं। ठीक है,
दादी की बात आएगी, अगर डी की दादी की बात आएगी तो बी आपके पापा बन सकते हैं एक प्रकार से, लेकिन एग्जैक्टली सवाल ने हमें कोई जेंडर बताया नहीं है। प्रश्न का उत्तर आप लोगों का 2 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें ए दे रखा है। क्या पूछा था? ए की दादी पूछी, सॉरी डी की दादी पूछी थी। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। कथन और तर्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है। कह रहा है क्या भारत में जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? भाई साहब कह रहा है कि क्या भारत में जो जंक फूड की बिक्री होती है उनके जो विज्ञापन होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो कह रहा है तर्क नंबर 1, हाँ यह कुछ देशों में प्रतिबंधित है। भाई साहब हमें कथन में कहीं भी किसी देश की बात नहीं की है तो हम बिल्कुल गलत कर देंगे। जब भी तुलना आ जाए किसी देश से और कथन में बात ना कर रहा हो तो बिल्कुल गलत होता है। कह रहा है नहीं, क्या कह रहा है? नहीं, फास्ट फूड आसानी से आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता है। भाई मुझे ये बताओ, हमने तो कथन के अनुसार तर्क देना होता है, और कथन कहीं भी नहीं कह रहा है कि जो फास्ट फूड होते हैं वो भोजन पर संतुष्टि देते हैं या जल्दी से खत्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल इतना सा पूछा था कि जो भी फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, उनके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाएं अथवा ना लगाएं। तो दोस्तों आप बोलेंगे यहाँ पर भी ये बात नहीं कर रहा एग्जैक्टली, तो ये भी गलत है। और इस प्रकार से आप लोग कहेंगे कि साथियों यहाँ पर यदि ना तो 1 और ना तो 2 प्रबल हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नाइदर नॉर तर्क आपका फॉलो करता है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया था एक आदमी अपने कार्यालय से चला 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। भाई साहब मैं मान लेता हूं कोई बंदा है, यहाँ पर उसका कार्यालय है और यहाँ से ये बंदा 5 किलोमीटर पूर्व में चला गया। कहाँ पर? 5 किलोमीटर पूर्व में। कह रहा है दोस्तों वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर गया। भैया इसका मुख पूर्व दिशा में है और बाएं और घूमेगा तो उत्तर में चला जाएगा। कहाँ पर? उत्तर में। तो मैं यहाँ पर इसको 3 किलोमीटर चलवा दूंगा। फिर से कह रहा है वह वहाँ से बाएं घूमा और 3 किलोमीटर गया। क्या कह रहा है? फिर से बाएं घूमा और 3 किलोमीटर गया। दादा इसके बाद फिर से बाएं घूमेगा तो 3 किलोमीटर यहाँ पर चला जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या? कह रहा है बाएं घूमा 3 किलोमीटर गया, फिर बाएं घूमा 3 किलोमीटर गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम जब बाएं घुमाएंगे, उत्तर की ओर मुख है और हमारा बाएं घूमेगा तो कुछ पश्चिम की दिशा में आएगा और दूरी 3 किलोमीटर तय करेगा। कितनी तय करेगा? तो याद रखेंगे 3 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों कह रहा है दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। प्यारे साथियों यहाँ से दोबारा बाएं घूम रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है? भैया 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। कह रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें, जल्दी से बताओ क्या कुछ गड़बड़ लग रही है भाई साहब? एक बार इसको फिर से बनाते हैं। सबसे पहले एक बंदा है वो अपने कार्यालय से पूर्व की ओर गया है। कितना? भैया 5 किलोमीटर गया है। ठीक है, चला दो इसको 5 किलोमीटर। उसके बाद में बाएं घूमा है। क्या बोला? इसके बाद बाएं घूमा और 3 किलोमीटर, अर्थात बाएं घूमेगा ऊपर में जाएगा 3 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, 3 km यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद फिर बोल रहा है कि फिर बाएं घुमा और 3 किलोमीटर गया। तो भाई साहब फिर से बाएं घुमा वो 3 किलोमीटर यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फिर बाएं घुमा, फिर दोबारा वह बाएं घुमा और 5 किलोमीटर गया। भैया यहाँ से बाएं घूमेगा तो 5 किलोमीटर इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब साथियों आप लोगों से पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। भाई साहब अगर हम दूरी की बात करते हैं तो हमेशा ऐसे सवालों में शॉर्टकट दूरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की दूरी, यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी बताते हैं हम लोग। लेकिन भाई साहब जब आप देखोगे टोटल दूरी हमारे पास ये प्रारंभ वाली 5 थी, और अगर ये ऊपर की 3 है तो ये नीचे की भी 3 होनी चाहिए, तो शेष ये 2 बच जाएगी। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखेंगे, भाई अगर ये 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, तो शेष ये 2 बच जाएगी। तो आप बोलोगे सर 2 आधार है, 2 आपकी लंब है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो भैया आधार 2 है और लंब भी 2 है। ठीक है, आधार 2 है, आधार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सीधा 4 लिख देते हैं। उसके बाद लंब भी 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आप लोग पाओगे यहाँ पर 8। क्या पाओगे? 8। भाई साहब अंडर रूट तो होगा नहीं इसमें अंडर रूट 8 सीधा आ जाएगा, क्योंकि 8 का रूट निकलता नहीं है। क्या नहीं निकलता है भाई साहब? आप बोलोगे सर 8 का रूट नहीं निकलता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो अंडर रूट 8 आना चाहिए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और अंडर रूट 8 को अगर देखें तो ये 9 के पास भी है ना, अंडर रूट 9 के पास है, क्योंकि अंडर रूट 9 का जो मान होता है वो 3 होता है, तो ये 9 के पास है। अगर अप्रोक्सीमेटली जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 को उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 को अप्रोक्सीमेटली देखने जाए तो लगा सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वैसे जो उत्तर एग्जैक्टली है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अंडर रूट 8 हमारा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। ये जो दूरी आएगी यहाँ पर, ये आएगी रूट 8। ठीक है, अप्रोक्स में जाएंगे तो लगा सकते हो 3 आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ।
अगला प्रश्न क्या बोला गया है साथियों, बोला गया है यहाँ पर कि यदि एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उनके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने यानी अपोजिट नंबर कौन सा अंक पाया जाएगा। भाई साहब पहला वाला ये है आपकी स्थिति, दूसरा वाला स्थिति ये है और तीसरा वाला स्थिति हमारे पास ये है। टोटल 3 स्थितियां हैं और हमें बताना है साथियों 2 का अपोजिट। ये रहा हमारे पास तीसरी वाली आकृति में 2। तो भैया अगर मैं पहली और तीसरी को लेता हूँ, यहाँ पर पहली और तीसरी को लूंगा तो कुछ नंबर आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे 1 और 4। 1 और 4 यहाँ भी कॉमन है। तो भाई हमने तो ये पढ़ा है कि जब 2 कॉमन संख्याएं मिल जाती हैं तो अगली संख्या ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाती है। तो आप सीधा कह सकते हो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 2 का अपोजिट 6। तो यहां से आप विकल्प नंबर 4 को उत्तर लगा दोगे, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे दोस्तों। बोला गया है, क्या बोला है कि निम्नलिखित चिन्हों के समुच्चय में किसका उपयोग स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग करेंगे यहाँ के सारे स्टार प्रतिस्थापित हो जाएं। तो भैया सीधी सी बात याद रखो, 20 स्टार को छोड़ करके 4 लिख दो और स्टार को फिर से छोड़ करके 8 लिख दो और बराबर में हमें देखना है 128 है हमारे पास। उसके बाद में साथियों स्टार को छोड़ करके 2 है और यहाँ पर स्टार को छोड़ करके 8 है। तो साथियों देखो कैसे हम बराबर कर सकते हैं। अगर पहला विकल्प देखते हैं, यहाँ पर गुणा है, आगे देखोगे तो भाग है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। गौर से देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32 और प्यारे साथियों ये है 20, ठीक है। और ये 20 32 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर भाग लगाओगे तो 64 बचेगा, 64 में से 8 जाएगा तो भाई साहब ये तो हम लोगों का 56 बचेगा। तो 52 कभी भी 56 के बराबर होता ही नहीं है, नहीं होता है। इसका मतलब जो हमारा पहला विकल्प का प्रयोग कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत हो रहा है भाई साहब। जो पहला विकल्प है ये पूरी तरह से गलत है। अब दूसरे को देखो, प्लस लगाएंगे, गुणा लगाएंगे और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। भाई साहब ये तो 128 दूनी 256 हो जाएगा और किसी भी कीमत पर हम 256 ला नहीं सकते, चूंकि ये तो हमारा 52 ही होगा अभी भी। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बात सही है, चलिए इसको भी हटा देते हैं, यानी विकल्प नंबर जो 2 का प्रयोग कर रहे हैं ये भी हमारा गलत है। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में बोला पहले गुणा लगा लो फिर माइनस लगा लो। क्या है, पहले गुणा फिर माइनस और यहाँ पर भाग लगा लो और यहाँ भी माइनस लगा लो, सॉरी यहाँ पर भाग लगा करके प्लस लगा लो, ठीक है। इस तरह से अब समझो साथियों, अब हम इसमें भी बोर्ड मास लगाएंगे तो 20 चौके 80 तो ये हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। और अभी हम देखे थे 128 में 2 का भाग लगा करके 64 आया था, यहाँ पर प्लस 8 कर देंगे, ठीक है साथियों। 80 में से 8 जाएगा 72 हो जाएगा। क्या बचेगा, 80 में से 8 जाएगा 72 और 64 में 8 जुड़ेगा तो साथियों 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि LHS = RHS और कौन सा विकल्प प्रयोग किया है, तो विकल्प नंबर 3 का प्रयोग किया गया है। आप लोग यहां से कहोगे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर हम विकल्प नंबर 3 का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी की जा सकती है। भाई साहब प्रश्न आकृति का ऊपर का हिस्सा पूरा करना है हमें, गौर से देख लो साथियों। तो सीधे से हम इसको अगर ऐसे जोड़ दें कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ देते हैं कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे इसको सीधा इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या, और इसको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा इस तरह से। तो भाई साहब ऊपर की ओर 2 जोड़ होने चाहिए, गौर से देखो। मैं इसको एक बार फिर से मिटा देता हूँ। एक तो यहाँ से हो जाएगा ये वाला और दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो ये 2 जोड़ हो गए भैया और ये 2 जोड़ हमें ऊपर की ओर देने चाहिए। और भाई साहब एक गुणा का निशान भी होगा यहाँ से, इस तरीके का, इस तरीके का क्रॉस होगा, बीच में डॉट रखा होगा, बीच में डॉट रखा होगा, इस तरह का क्रॉस का निशान होगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से आकृति बन करके आएगी। गौर से समझना है आप लोगों को, कुछ इस प्रकार से हमारा पोर्शन बन के आएगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो पाओगे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से ये बिंदु निकल रहे हैं, बीच में डॉट है और ये 2 लाइनें हमारी इस तरफ हैं और 2 लाइनें हमारी इस तरफ हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है भाई, ये तो दूसरी दिशा में गलत है, ये भी दूसरी दिशा में गलत है और ये तो नीचे से बनी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लगा सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को इस आकृति में फिट निकाल के रख दें, अगर भैया आप इतने सीधे हाथ से उठाओ और इस स्थान पर रिप्रेजेंट कर दो तो आप सीधा सा पाओगे, आपका उत्तर बन जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आकृति हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है साथियों, बोला गया है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनें। पहले तो देखो लिखा है BC, उसके बाद में लिखा है FE और साथियों इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है साथियों H के बाद में I है, I के बाद में हमारे पास L है, L के बाद में K है,
ठीक है, अब गौर से देखेंगे इसकी कोडिंग की कैसे गई है। तो भैया अगर हम स्थानीय मान के हिसाब से देख लेते हैं तो B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, F 6 पर होता है, E 5 पर होता है, H हमारा 8 पर होगा, ठीक है, और I हमारा 9 पर होगा, L हमारा 12 पर होगा, K 11 पर होगा। तो अगर आप प्यारे साथियों यहाँ पर गौर से समझ पाएँ तो 6 2 8 हुआ है, 6 3 9 हुआ है, 6 6 12 हुआ है और 6 5 11 हुआ है। हर बार में 6 जुड़ रहा है, और जब हर बार में 6 जुड़ रहा है तो मैं सीधा क्यों ना करता कि नोरो जो लिखा है NORO, NORO में हर एक लेटर में 6 जोड़ दूं। भैया जब मैं हर एक लेटर में 6 जोड़ दूंगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे भैया, जैसे आप बोलोगे N 14 पर, O हमारा 15 पर, R 18 पर, O हमारा 15 पर, तो भैया 14 में 6 जोड़ेगा 20, 20 पर आता है T। उसके बाद 15 में 6 जोड़ेगा 21, 21 पर आता है U। 18 में 6 जोड़ेगा 24, 24 पर आता है X। 15 में 6 जोड़ेगा 21, 21 पर आता है U। और प्रश्न का उत्तर बनेगा TUXU। क्या बनेगा? TUXU। प्यारे साथियों TUXU तो है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो गई दया। मुझे लग रहा है कहीं पे क्यू था क्या, ओ की जगह कहीं पर क्यू था मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर मैं लास्ट वाले इस ओ को देखता हूं तो यहाँ पर अगर क्यू बन जाए, गौर से देखो, यहाँ पर अगर क्यू बन जाए लास्ट वाले में, इसमें अगर लास्ट वाले में क्यू बन जाए तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, 17 6 23 हो जाएगा। और TUXW तो हमें दे रखा है यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में, तो ये सही हो सकता है। लेकिन अगर आप क्यू ना बनाना चाहो तो हमारा उत्तर ये वाला भी सही होगा, TUXU वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यू ना बनाना चाहो तो हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। लॉजिक क्या है, हर बार में 6 जुड़ रहा है, और जब हर बार में आप 6 जोड़ोगे तो उत्तर आप लोगों का आएगा। ठीक है, चाहे जो भी हो विकल्प आपके अनुसार हो ना हो, लेकिन उत्तर हर बार में 6 जोड़ के आएगा। क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाले में क्यू था, मिसिंग हो गया है, हो गया था, इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर 3 नहीं बन पा रहा था, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 बनाया, इसको हमने क्यू कर दिया। ठीक है, अब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। बोला है दिए गई जानकारी को अध्ययन पूर्वक पढ़ें और ध्यान से प्रश्नों का उत्तर दें। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, A स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और A भाग बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं। तो हमारे पास ये व्यंजक दिया है भैया। सबसे पहले स्टार वाली लाइन में जो लिखा है वो आगे वाला पीछे वाले की माँ है। सिंबॉलिक रूप से देखें तो ये आगे वाला A यहाँ पर है, वो पीछे वाली B की माँ है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये मेरे पास Q है, ये क्या है प्यारे दोस्तों, माँ है किसकी, पीछे वाले P की। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे वाली Q पीछे वाले P की माँ है। इसके बाद में आ गया प्लस, और प्लस में उसने बोल दिया था कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है, और प्लस आया है P और R के बीच में। तो ये जो P है ये पीछे वाले R का भाई है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आ गया माइनस, और माइनस में हमने पढ़ा था आगे वाली पीछे वाली बहन है, यानी R जो होगा प्यारे दोस्तों ये बहन हो जाएगी S की, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। अब प्रश्न में बोला है P का S से क्या संबंध है। से लगा है भाई साहब S के साथ, तो S क्या बोलेगा, ये मेरे मम्मी का ही तो लड़का है, और मम्मी का लड़का भाई होता है। भाई साहब मम्मी का लड़का भाई, विकल्प नंबर हमें दे रखा है कहाँ पर, 2 में। विकल्प नंबर 2 हमारा एकदम से सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। आई होप समझे होंगे आप लोग प्रश्न को। कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक अच्छा सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। भाई साहब श्रृंखला दे रखी है एक श्रृंखला में क्या है, N है, O है और उसके बाद में A है, और यहाँ पर देखोगे तो P है, O है और उसके बाद में B है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो R है, R के बाद में S है, उसके बाद में C है, और अगला वाला हमें बताना है। तो साथियों गौर से समझेंगे आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार समझेंगे। लॉजिक क्या है, लॉजिक के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। पहला वाला देखो, पहले का लॉजिक पहले से, तो N हमारा 14 पर और P हमारा कितने पर, 16 पर, R हमारा 18 पर, तो 14 2 16 2 18, तो अगला वाला 20 पर आता है T। प्यारे दोस्तों T से शुरुआत होगी, एकमात्र विकल्प ऐसा है जो T से शुरू कर रहा है, यही इसका सही उत्तर है। लेकिन भाई साहब मैं कहूँगा आप लोगों से एक बार फिर से मिस टाइपिंग है, ये P के बाद यहाँ पर Q है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये P के बाद Q है, ये मिस टाइप हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये 15 पर होता है भाई साहब, ये 17 पर होता है। ठीक है, ये Q 17 पर होता है और आपका S 19 पर होता है। तो 15 2 17 2 19, तो अगला वाला 21 आना चाहिए, मतलब T के बाद U। देखो T के बाद U तो दे रखा है, लेकिन टाइप राइटर ने गलत कर दी है, यहाँ पर PQ भी है जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो TUD इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर हर बार में एक जुड़ रहा है, A में एक जुड़ेगा B हो जाएगा, B में एक जुड़ेगा C हो जाएगा, C में एक जुड़ेगा तो D हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। TUD विकल्प नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है। अगले प्रश्न में आइए साथियों, बोला गया है कि मोटरसाइकिल साइकिल और वाहन, मोटरसाइकिल साइकिल और वाहन को कैसे बनाएंगे। भैया मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ
सबसे पहले किसको? मोटरसाइकिल को। यानी कि सबसे पहले हमारे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। मुझे बताओ क्या मोटरसाइकिल का कोई संबंध साइकिल से होता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो साइकिल हमारी अलग हो जाएगी, जो साइकिल होगी वो अलग हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ प्यारे साथियों, क्या मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों की दोनों वाहन में आती हैं? आप बोलेंगे हाँ सर। अगर ये दोनों की दोनों वाहन में आती हैं तो आप सीधा सा यहाँ से कह देंगे साथियों, क्या कह देंगे कि यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये बड़ा सा रिप्रेजेंट करेगा वाहन को, तो वाहन के अंतर्गत मोटरसाइकिल भी आएगी, साइकिल भी आएगी। ऐसा आरेख कहीं पर मिलेगा तो वह विकल्प नंबर सी में मिलेगा। कहाँ पर? विकल्प नंबर सी में। साथियों विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। और साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन अपने 11 हो चुके हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, 64% अभी भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। और ये आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, वी हिटेड 20 के, ठीक है। यानी कि आपका परिवार है, आप लोगों ने ही सब कुछ किया है भाई साहब। ये लर्न विद डीएस सर जो परिवार है, आपने इतना बड़ा बनाया। अभी हमें बहुत आगे दूरी तय करनी है, बहुत लंबा सफ़र है, जारी रहेगा, जब तक जान है तब तक जारी रहेगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।